आज जब सुबह उठी तो मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। आखिर दर्द कैसा था? मैं तो रोज रात को अच्छी खासी सोती थी, फिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था? एक दिन ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। पति के आने से पहले सो गई, फिर रात को 3 से 6 मर्दों के साथ मेरे। जब अचानक से आंख खोली तो पति के होश उड़ गए। जब मेरी नज़र उन मर्दों पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह लोग तो, मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 20 साल है। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहा है। आखिर कब तक मैं यूँ तुमसे मिलती फिरूंगी? मैं यह अपने सामने बैठे एक लड़के से कहा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह करण था, जो बहुत हसीन था, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। काम तो मैं भी नहीं थी, तभी तो वह भी मुझसे बहुत बेइंतहा प्यार करता था। इसने कहा, मैं तुमसे क्या हूँ? घर के बड़े लोग नहीं मान रहे, वरना अब तक तो तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपने घर लेके जाता। तुमसे कुछ परेशान हो कह रहा था, तो फिर मैं खामोश के साथ उसे देखने लगी। उस समय हम दोनों बैठे हुए थे और साथ मैंने कह रहे थे, लेकिन जो परेशानी थी उससे हमारी मुलाकात की खुशी दूर जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक दफ़ा बात कर दो तो हो सकते हैं ना वह मान जाएंगे। मैंने उसे समझाना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि बात की थी मैंने मम्मी पापा से, लेकिन वह मानते नहीं हैं। कहते हैं कि विरासती से बाहर शादी नहीं करनी, और जब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी, तब तक मैं एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता। करण ने बताया था, तो वह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। करण और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी की क्लास में पढ़ते थे। पहले हमारी जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती, और फिर देखते देखते दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। पता ही नहीं चला। जब दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ कायमात ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और अब शादी का फैसला कर चुके थे। करण 22 साल का था जबकि मैं 20 साल की थी, मगर मेरे और करण के साथ ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मेरे पापा और भाइयों का अपना पर्सनल बिजनेस था, जबकि करण के पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे। वह बहुत मेहनत से करण को पढ़ा रहे थे ताकि वह पढ़ लिख कर उसका सहारा बने। उसके अलावा उसके 3 बहन थे जो करण से छोटी थी। तभी उसके माँ बाप की इकलौती उम्मीद करण ही था, इसलिए वह फ़िलहाल ना तो उसकी शादी करना चाहते थे और घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप को जब उनके बच्चे कहे कि उनकी शादी कर दी जाए तो माँ बाप को हर देनी चाहिए, क्योंकि शादी उनके संतान का हक होता है। जो उन्हें शादी वक्त पर ना मिले तो संतान बहक जाती है। सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप तब करते हैं जब उनके संतान अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। उन्हें इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है कि बच्चे अपनी पसंद से शादी नहीं करते, तभी वो अपने बच्चों की तरह तरह के रोक पर उन पर अपनी मर्जी ठोक देते हैं। यह जाने बिना कि उनके बच्चे का दिल फिर उनके तरफ से मनमुटाव हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ माँ बाप का अपने बच्चों के लिए फैसला सही साबित होता है, लेकिन कुछ फैसला वह भी गलत कर डालते हैं, अपने बच्चों को किसी ऐसे के साथ शादी करके जो अपने बच्चों की कदर ना कर पाता। करण के माता पिता को भी यही लगता था कि करण की शादी कर दी तो वह हाथ से निकल जाएगा और आने वाली उन्हें उनसे छीन कर अलग कर देगी। बहुत सी लड़कियां ऐसे करती हैं, शादी के फ़ौरन बाद अलग हो जाती हैं, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं थी कि करण को लेकर अलग हो जाती, बल्कि मैं तो करण के छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन करण के माता पिता को यह परेशानी थी कि शायद करण शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी ना भूल जाए, और कुछ हद तक सही थे। ये मम्मी पापा नहीं मानते तो क्या तुम्हारे मन गए? करण ने पूछा। मैंने तभी एक बात नहीं की और सोचा था कि तुम जवाब दोगे तो मम्मी पापा से बात करूँगी। मैं हल्की आवाज़ से बताया, मुझसे कहा कि तुम बात करना और देखते हैं क्या कहते हैं। वह लोग करण से कहा तो मैं सर हिला दिया। उसके बाद कुछ बातें करके हम लोग उठ गए। करण ने बिल पे किया और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। बाकी के दिन में यही सोचती रही कि बात करूं या ना करूं, कहीं मेरे मम्मी पापा भी इनकार ना कर दें। मगर फिर वह सोचते खुद को तसल्ली दी कि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, ना मुझसे कभी भी वह मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको मेरी हर खुशी से बढ़कर अच्छी है। इस बात को सोते ही रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ गई, जो मुझे देखकर कुछ हैरान हुए, लेकिन मैं बिना डरे और बिना झिझकते हुए
उनसे करण के बारे में बात कर दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, जिस पर मेरे पापा ने मुझ पर गुस्सा किया और उन्होंने यह कहा कि वह रिश्ता कहीं तय कर चुके हैं और जल्दी सी सगाई भी हो जाएगी, तो वे अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, फिर मेरा खुशी सिर्फ़ और सिर्फ करण में है। तो वह मुझे करण के बारे में पूछने लगे कि वह कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, कितनी अमीर और कितना जायदाद का मालिक है। जिस पर मैं हल्की आवाज़ में उन्हें बता दिया कि वह एक मामूली सा लड़का है और नौकरी की तलाश में है। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में मुझसे कह दिए कि वह गरीब लड़के से मेरी शादी हरगिज़ नहीं कर सकते, जो मेरी शादी ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं कर सकेगा और उसे जितनी जल्दी भूल जाऊँ उतना ही अच्छा है, और सगाई के लिए तैयार रहो। और उन्होंने अपना फैसला सुनाकर चले गए और मैं भी मारे मारे कदमों से अपने कमरे में चली गई। और फिर कुछ सोचकर करण को फ़ोन मिलाकर उसे मैंने सब कुछ बता दिया, जो भी मेरी बात मेरे पापा से हुई थी, जिसे सुनकर करण भी चुप रह गया। मैं अपनी परीक्षा का बताया तो वह तड़प उठा कि मेरी शादी किसी और से नहीं होने देगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी करण के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। शादी देर तक हम यूं ही सोच विचार करते रहे कि अपने घर वालों को कैसे समझाया जाए, लेकिन जब काफ़ी देर हो चुकी थी तब हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने करण को सब कुछ समझा दिया कि हमें कैसे भागना है, टाइम वगैरह बात कर मैंने कॉल को रख दिया। यह तो फिक्स था कि मैं करण के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, तभी मैं किसी भी अंजाम की फिक्र ना करके वह फैसला कर चुकी थी जिसके बारे में कभी सोच तक नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानकर उन्होंने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। तभी मैं यह फैसला करने पर मजबूर हो गई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, करण भी सब कुछ भूलकर मेरी बात मानने को तैयार हो गया, जिस पर मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अगले दिन मैं खुशी खुशी गुजारा था ताकि सबको लगे कि मैं नॉर्मल हूँ, और अपने माता पिता की बात मानकर सब कुछ भूलकर सगाई करने के लिए तैयार हो गई हूँ। किसी को भी मुझ पर शक हो जाता तो कोई भी मुझे घर से भागने देता तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे कमरे से निकलने भी नहीं देता। मुझे नॉर्मल देखकर मेरे माता पिता भी मतमहील हो चुके थे और पहले की तरह ही मुझसे मोहब्बत से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खाने के दौरान सबको मेरी सगाई की बात बता दी थी ताकि तैयारी शुरू की जा सके। सभी एकदम खुश नजर आने लगे थे। सब लोग ऑफिस चले गए थे, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने प्लान के बारे में सोचती रही। कुछ पैसे और कुछ सोने के जेवर जो कि मेरे पास थे वह मैंने अपने कपड़े वाले बैग में रख लिया और बैग को अपनी अलमारी में छुपा दिया था ताकि कोई मेरे कमरे में भी आ जाए तो भी किसी के इस बारे में पता न चले। दिन छुआ और रात हो गई। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, जबकि मैं जाकर उन सब की गहरी नींद में सो जाने का इंतज़ार कर रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे को मैं चुपसे से लपेट कर और बैग लेकर बाहर निकली। करण का मैसेज आ चुका था कि वह घर से बाहर आ गया है, 5 मिनट में वहाँ पर पहुँचूँ। करण के साथ चली गई। वह सोचे बिना ही मेरे इस कदम से मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे और मैं जो अपने माता पिता की लाडली थी उससे वह नफरत करने लगेंगे। उसी वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी सिवाय अपनी मोहब्बत के, जिसको पाने का मुझे पूरा हक था। मैं अपने माता पिता को ही गलत समझ रही थी, जिन्होंने मेरे ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहा था। करण मुझे बाइक पर बिठाकर अपने दोस्त के घर ले गया, जहाँ पर शादी का सारा इंतजाम किया गया था, और फिर उसके दोस्त के गैर मौजूदगी में हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। शादी के बाद करण अपने दोस्त से मिलकर मुझे दूसरे शहर ले गया था। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे थे। यहाँ उसने किराए पर मकान लिया था जहाँ हम दोनों रहने लगे थे। मैंने और करण ने अपनी मोहब्बत पाली थी और हमें यह लगा था कि ज़िंदगी अब आसानी से गुजरेगी, क्योंकि मोहब्बत हो तो किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। मगर धीरे धीरे मेरा यह ख्याल गलत साबित होने लगा था, क्योंकि मोहब्बत के अलावा पैसों की भी ज़रूरत होती है जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती है। करण सारा दिन नौकरी तलाश में बाहर रहता और मैं सारा दिन घर के कामकाज में बिजी रहती। करण के पास जो पैसे थे उसने घर का किराया दे दिया था, जबकि मेरे पास जो पैसे थे
उस घर का राशन और कुछ ज़रूरी सामान मंगवा लिया था ताकि हमें वहाँ रहने में आसानी हो। हमें यहाँ आए हुए 10 दिन गुजर चुके थे, मगर अभी तक करण को नौकरी नहीं मिली थी, तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसके कई दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी और आज तक उन्होंने किसी भी काम को मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया था। मेरे सारे कामों के लिए घर में एक नौकरानी मौजूद थी जो मेरे सारे काम करती थी। मैंने अपनी तो क्या, कई भाइयों के भी काम नहीं किए थे और कभी उन्हें गिलास पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन यहाँ सिर्फ ना मुझे काम करने पड़े थे, बल्कि पति के खटपट भी करनी पड़ती थी। मेरे पापा ने कहा था कि करण मुझे वह ऐश्वर्य आराम की ज़िंदगी दे पाएगा जिनकी मैं आई थी, और इस बात की मुझे अब समझ आ रही थी। मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पानी सर के ऊपर गुजर चुका था। धीरे धीरे करण का व्यवहार भी बदलने लगा था और वह अब मजदूरी जैसे व्यवहार करने लगा था। मैं दिन रात अपने पति करण के खिदमत करती, लेकिन रात होते ही करण अब अपने कई दोस्तों को घर लाने लगा था, जिनके लिए मुझे बहुत सारा खाना पकड़ना पड़ता, क्योंकि मोहित का कहना था खाना खाए बिना जाने देना बुरा लगता है। अब रोज़ का यही हाल हो गया था। मैंने सिर्फ अपने पति की खिदमत करती, बल्कि उनके दोस्तों के लिए बहुत सारा खाना बनाती थी। करण जो पैसे कमाता वह सब इसी में उड़ा देता। धीरे धीरे घर के खर्चे चलाने के लिए मेरे जेवर भी बिक गए। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती, जिससे मुझे कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई थी और ना ही किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। मुझे अब अपने पापा की बातें सही लग रही थी। उनका फैसला सही लग रहा था जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरे करण एक से मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती। मुझे अपने घर वाले माता पिता भाई की याद आने लगती, जिसे मिले चुके काफ़ी टाइम हो चुका था और हमें यहाँ आए कई महीने हो चुके थे। ऐसे ही काम की बात है। मेरे परिवार के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ही परेशान से बैठे हुए थे। मेरे पास अब कोई जेवर भी नहीं था कि उसे बेचकर हम मकान का किराया दे देते। करण ने कहा था कि मकान मालिक ने किराया जल्दी मांगा है। मेरे पति और करण बहुत परेशान होकर बैठे हुए थे। मैंने भी उसके पास ही बैठी हुई थी। अचानक मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज तो तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और ना ही कभी मेरे साथ काम में हाथ बटाया था। और आज वह कह रहे थे कि आज से कोई काम नहीं करूँगी। यह बात मेरे लिए बहुत है और मैं इसी बात से हैरान थी कि आज मेरे पति को क्या हो गया है। मगर ऐसा क्यों है? काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैं परेशान होकर पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम कोई काम नहीं करोगी। उसी दिन से ही सब कुछ बदल गया। मुझे अपनी ज़िंदगी जन्नत लगी, क्योंकि मेरे पति मुझे ज़मीन पर नहीं रखने देते थे। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कोई नौकरानी रख लेते जो वह घर के काम करती। तभी करण ने खुद ही घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वह अपने काम पर भी नहीं चाहते थे। सुबह उठते नाश्ता बनाते, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवा देते और फिर घर के काम करते, जिसमें सफाई, बर्तन धोना, किचन साफ करना, गंदे कपड़े धोना, उनको सुखाना वगैरह शामिल था। उसके बाद दोपहर का खुद ही खाना बनाते और फिर शाम को खाना बनाने के साथ किचन वगैरह साफ करते और रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देते। मैं कई बार उन्हें मना करना चाहा, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, बल्कि सख्ती से मना कर दिया था कि जो वह कह रहा है वह करने दो। रोज़ रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देता। ऐसा मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से खाना नहीं खा सकती, लेकिन मैं क्या करती? करण मेरी एक भी ना सुनता था। मैं रोज़ करण के हाथ से खाना खाकर सो जाती हूँ, मगर जब मैं उठती हूँ तो मुझे अजीब सी तकलीफ़ का एहसास लगता था, जैसे मेरा पूरा जिस्म दुख रहा हो। मैं इस बात को इग्नोर करने लगी, यह सोचकर कि पहले से मैं चलती फिरती रहती थी, अब सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। शायद इसलिए मेरी तकलीफ़ होती है। लेकिन रोज़ जो मेरे साथ यही सब होने लगा था। करण रोज़ मुझे रात को खाना खिलाकर सुला देता, लेकिन अब अगली सुबह मैं जगनी तो मेरा पूरा जिस्म बुरी तरीके से तकलीफ़ में होता, जिसमें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और वह सब तब से ही शुरू हुआ था, जब से करण ने अपने हाथों से
खुद मुझे रात को खाना खिलाना शुरू किया था। सोने के बाद क्या होता था मुझे दूसरे दिन याद नहीं रहता था। मुझ पर हर वक्त कमज़ोरी छाई रहती थी। ऐसा कमज़ोरी पहले भी होती थी, लेकिन अब यह कमज़ोरी और भी तकलीफ़ बढ़ने लगी थी। उसी दिन के बाद मैंने देखा था कि करण महीना रहने लगा था। घर का किराया देने के लिए भी कोई फिक्र नहीं थी, और घर का राशन वगैरह कहाँ से आ रहा था यह भी मैं नहीं जानती थी। अपने पति की बदलती हालत देखकर मुझे कुछ शक होने लगा था, और ऐसा लगने लगा था जैसे वह मुझे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन क्या यही बात तो मुझे जानी थी? उसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, जैसे मेरे सोने के बाद मेरे सब कुछ बुरा होता हो और सब में करण का हाथ है। लेकिन अभी सिर्फ मुझे करण पर शक था, लेकिन सोच सोच कर भी मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। लेकिन करण ने मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। उसके बदलती हालत मेरी आंखों के सामने थी। फिर कैसे मैं उस पर शक करती? वह मुझे अपनी खिदमत करवाता था और अब खुद मेरी खिदमत करता था, और वह भी माथे पर बिना एक चिकन ले। तो फिर मैं बिना शक किया कैसे कर पाती? ऐसे ही करते करते 20 दिन गुजर गए थे, और इस 20 दिनों में मैं बेहद कमज़ोर होने के साथ साथ परेशान भी हो चुकी थी। अब मुझे पता लगाना था कि मेरा शक सही है या गलत। एक दिन प्लान के मुताबिक मैंने खाना अपने कमरे में ले गई, लेकिन मैं आज खुद खाऊंगी। मेरे पति बर्तन धोने लगे। जब मैं कमरे में आकर वो सारा खाना पॉलीथीन में डालकर वो पॉलीथीन खिड़की से बाहर फेंक दी, और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। अभी मुझे आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे कमरे से बाहर एक आदमी और एक औरत की बोलने की आवाज़ आ रही थी, जिसमें मेरे पति करण की आवाज़ भी शामिल थी। वह क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक आदमी और एक औरत की आवाज़ सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह मोहित मेरे बदले उनके पैसे ले रहा है। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि करण ने इस बात की भी परवाह नहीं की। मैं उसकी इज्जत थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था और दिल कर रहा था वहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। करण के लिए मैंने अपना घर, अपने माँ बाप और ऐसे आराम भरी ज़िंदगी छोड़ दी, और वही करण मेरी इज्जत बेचकर पैसे कमा रहा था। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर भागती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वह तीनों लोग अंदर आ गए। मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करके वैसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक कर लेती रही। करण अब उस आदमी से मेरी सेहत के बारे में बातें कर रहा था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। वह आदमी उसे कुछ बता रहा था कि ठीक होने के चांसेस कहीं से आता है, क्योंकि अभी बॉडी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। डॉक्टर का जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन तभी किसी ने मेरी कलाई को कोहनी के करीब से मेरा हाथ मसलने लगी। वह शायद वही औरत थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करके वहीं पड़ी रही। तभी मुझे कोहली के ऊपर तरफ ही बहुत चुभता हुआ महसूस हुआ। उसके बाद जहाँ पर कोई चुभ सी हुई थी वहाँ टेप लगाया गया, और फिर कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी थी कि चौहान पर किस मुश्किल से दर्द बर्दाश्त किया था। मैं या फिर भगवान ही जानता था। मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था कि न जाने यह लोग मेरे साथ अब क्या करने वाले हैं। कुछ देर के बाद एक बार फिर मुझे सोई जो भी थी काफ़ी देर तक अंदर ही रही। या तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया था या फिर मेरा खून निकाल दिया गया था। करण डॉक्टर से लगातार हल्की आवाज़ में कुछ पूछ रहा था। मैंने पलकों की धीरे से देखा तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसे खूबसूरत से कपड़े पहनकर दुपट्टे को अच्छे ओढ़ रखा था। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। तभी उसने मुझे आंखें खोलते हुए नहीं देखा और पास लोहे की स्टैंड रखा, वैसे ही जिस पर ड्रिप वगैरह लटकाई जाती थी। मैंने कदमों की आहट को अपने पास महसूस किया तो तेज़ी से आंखें मछली वह करण था जो मेरे पास आकर बैठा था, और फिर मेरा वह सहलाने लगा था। कुछ देर के बाद मेरे पास से उठ गया और फिर वह उसे औरत और आदमी के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत लग गई कि मेरे बाजू पर कनोला लगा हुआ था। एक तरफ वह दवाई पड़ी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खटपट की आवाज़ एक बार फिर से सोने का नाटक करने लगी। करण मेरे करीब आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम पहली जैसे हो जाओगी। इतना कहकर वह उठा और फिर कमरे के बाहर से लॉक करके चला गया था। मैं तेज़ी से उठी, कनोल निकला और फिर वहीं खड़ी हो गई।
लेकिन मेरा सर बहुत बुरी तरीके से चक्कर आया और खून से नाक से खून निकलने लगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए नाक को बेहतर से खून साफ किया और दूसरी चाबी लेकर लॉक खोलकर बाहर निकल गई। घर के बाहर आई तो करण मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। तभी मैं एक रिक्शा को रोककर उसका पीछा करने लगी। मुझे बहुत कमजोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी रही। कुछ देर में कोई सर्कस के बाहर रुक गया। महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी रही। कुछ ही देर में कोई सर्कस के बाहर रुक गया और गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया। मैं भी किराया देकर उसके पीछे जाकर कई लोग बैठे थे, शायद सर्कस देखने ही आए थे। मेरे पास टिकट नहीं थे, ताई मैं रोहित के पीछे गई, जहां मैं एक कमरे में गया था। मैं छिपकर उसका इंतज़ार करने लगी और थोड़ी देर के बाद वह बाहर आया, लेकिन मैं एक लम्बे के लिए उसे पहचान नहीं सकती, क्योंकि वह एक जोकर के गेटअप में था। उसके हाथ में कई बॉक्स पकड़ाई गई रखी थी, जिसे वह ऊपर नीचे उछालता रहा था, लेकिन किसी माहिर जोकर की तरह नहीं कर पा रहा था। शायद वह प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पूरे तरीके से सीख नहीं पाया था। उसने मुझे नहीं देखा और फिर अंदर की तरह चला गया और मैं भी उसके पीछे हो गई और दूर से उसे देखने लगी। वह स्टेज पर खड़ा होकर अलग अलग तरीके से करतब दिखा रहा था। कई बार 4-5 गेंद को एक साथ उछालकर उन्हें कैच करते हुए, कभी एक पहिया वाली साइकिल पर चलते हुए नीचे गिर जाती, और एक बार वह साइकिल से भी नीचे गिरा था। लोग उसके नाकाम करतब को देखकर उससे बातें सुना रहे थे, उस पर तरह तरह की चीज़ उठा रहे थे और अपनी पसंद का इजहार कर रहे थे, जिस पर जल्दी से उसने स्टेज से वापस बुला लिया गया। और मैं यह सब देखकर सिर्फ हैरान परेशान थी, बल्कि रो भी नहीं थी, क्योंकि इस बात का एहसास तो मुझे भी हो गया था। वह सब पैसे कमाने के लिए कर रहा था। मैं बाहर जाकर छुप गई, मगर उसका तरीके से डांट रहा था कि वह उसे कम से ना निकाले। भले ही पैसे कम करते, मैं भी आवाज़ रोती हुई करण को देख रही थी, जो पैसे के खातिर सर झुकाए इतनी बेइज्जती और जन्नत बर्दाश्त कर रहा था। उसके मालिक ने उसे डांट कर निकाल दिया तो वह कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तब मैं दीवार की तरफ से बाहर निकली। जब मैं रोहित को पुकारा तो एक झटके में पलटा और मैंने उसे एकदम कहा, क्योंकि ऐसा तुम यहाँ क्यों पैसे के लिए काम कर रहे हो? मैंने रोते हुए पूछा। तो वह सर झुकाए बिना कोई जवाब दिए कमरे में चला गया और कुछ देर बाद आपने पहले वाले नॉर्मल होती मैं वापस आया। मेरा हाथ पकड़ा कर मुझे बाइक पर बिठाकर घर लेकर आया और बोला कि मैं मजबूर हो गया था। मोहित ने मुझे कमरे में लाकर मेरे हाथ में ड्रिप वापस लगाकर मुझे लेट कर कहा। मैंने कहा, मैं मजबूर और यह सब क्या है? मैं हैरत से ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे घर से भागने से पहले यह सब सोचना चाहिए था कि मुझे अच्छी ज़िंदगी दे सकूँगा या नहीं, लेकिन मैं नहीं सोचा और नाकाम रह गया। कई दोस्त बने, उनकी दावतें की ताकि सिफारिशें के जरिए कहीं और अच्छा काम मिल सके, मगर उसमें भी नाकाम रहा। और मजदूरी की, अगर पैसे कम थे उस पर तुम्हारी बीमारी कारण ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ दी। जबकि मैं बीमार की बात सुनकर न सिर्फ हैरान हुई बल्कि चौंक भी उठी सी। हैरत से पूछा कि बीमारी तो उसने बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, और इस बात का पता मुझे उसी दिन पता चला था जब हम दिन डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए थे। तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुए तो यह बीमारी सामने आई। किसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो वह बीमारी ज़्यादा फैलनी नहीं थी, बस तुम्हारा थोड़ा सा फ़ोन डैमेज हुआ था, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज पर ही था। मुझे पता था कि अगर तुम्हें यह पता चला तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, तभी तुम्हारा फ़ोन चोरी छुपे इलाज करवाने लगा। तुम्हारा खाने में नींद की गोली मिला देता और तुम बेहोश हो जाती। डॉक्टर ने 4 बार तुम्हारा ब्लड की सफाई की, जिसका सारा सामान भी अस्पताल से लेकर आया था। तभी तुम्हारी तबीयत कुछ खराब होने रही थी। वह इलाज 6 महीने चलेगा। दिन में घर के काम से फ्री होकर, दिन में मजदूरी और रात को सर्कस में काम करके तुम्हारा इलाज के लिए पैसे कमा रहा था, मगर तुम्हें यह सब पता चल गया। वह चुप हुआ और मैं रोते हुए उसके गले लगी।
अपने जान से प्यारी पति के बारे में कितनी बेकार सोच रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। अब की बीमारी से ज़्यादा मुझे उसके हालात पर दुख हो रहा था। वह रात मैंने यूं ही रोते हुए गम में गुजारी। अगले दिन करण मुझे बिना बताए घर वापस आ गए और मुझे घर छोड़ दिया, जिस पर मैं राज़ी नहीं थी। लेकिन उसका कहना था अगर मैं उसके पास रही तो मर जाऊंगी, क्योंकि वह मेरा इलाज करवाने में नाकाम हो रहा था। मेरे पास और कोई भाई मुझे देखकर गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें मेरी बीमारी का पता लगा तो वह नरम पड़ गए। मुझे करण और मेरा इलाज करवाने लगे। 6 महीने मैंने अपने मायके में गुजारे और फिर 7वें महीने में अपने घर वालों की मर्जी से करण के पास आ गई। मुझे करण से ज़्यादा अच्छा हमसफ़र कहीं नहीं मिल सकता था। करण के घर वाले ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरी और करण की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा ने करण को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से और अच्छे से गुजरने लगी। कभी कभी माता पिता के फैसले संतान की बेहतरीन के लिए भी होते हैं, लेकिन संतान अपनी जवानी के जोश में खुद को सही और अपने माँ बाप को गलत समझती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने फैसला किया था बहुत अच्छा किया था, क्योंकि जैसा हमसफ़र मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। मेरे 2 बेटे हो गए और मैं अपने बेटे और पति को अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे सास ससुर भी बहुत ज़्यादा मानते थे। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल में मेरे पति ने मुझे कभी भी बेखूबी में बात नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थी जब मुझे करण जैसा पति मिला। धन्यवाद दोस्तों।